ओके क्लास, हमारा अगला जो टॉपिक है वो नेमिंग का है। और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपने किसी एंटिटी को इस्तेमाल करना है, कोई सर्विस इस्तेमाल करनी है, कोई कंटेंट एक्सेस करना है, तो वहाँ पे आपको नेमिंग चाहिए होती है। और ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं है, आप उससे हट के भी अगर बात करें, अपने कंप्यूटर की बात करें फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, तो आप उसको किसी नाम के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अब उसकी डिटेल हमने आज लेक्चर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम फ्लैट नेमिंग डिस्कस करेंगे और फ्लैट नेम को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, उसमें एक एग्जांपल प्रोटोकॉल करेंगे विच इज ARP। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड नेमिंग करेंगे, स्ट्रक्चर्ड और फ्लैट नेमिंग में डिफरेंस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं दोनों के। और स्ट्रक्चर्ड नेमिंग के अंदर हम बेसिकली जो नेम रेजोल्यूशन करेंगे उसका जो एग्जांपल प्रोटोकॉल है वो DNS होगा। और फाइनली हमने एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग करनी है कि वो किस तरीके से फ्लैट और स्ट्रक्चर्ड नेमिंग की वीकनेसेस को एड्रेस करता है। तो पहली बात तो ये कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक एंटिटी की बात करते हैं, तो एंटिटी क्या हो सकता है? यानी आपकी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल होस्ट, प्रिंटर्स, आपकी डिस्क्स हैं, आपने फाइल को एक्सेस करना है, वो सारी रिसोर्सेज हैं। तो वो एक एंटिटी हो सकती है। अगर किसी और एंगल से आपने एंटिटी की बात करनी है, तो आपकी जो प्रोसेसेस रन कर रही होती हैं, जो वर्चुअल मशीन रन कर रही होती हैं, उन्हें भी आप एंटिटी कंसिडर करते हैं। फिर जो एंड यूजर है वो भी एंटिटी है। सिमिलरली मेल बॉक्सेस, फोरम्स, न्यूज ग्रुप्स, वेब पेजेस को आपने एक्सेस करना है, मैसेजेस हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन डिफरेंट यूजर्स, तो वो सारे एंटिटी के एग्जांपल है। सिमिलरली जो नेटवर्क कनेक्शन बनी होती है, यानी मल्टीपल पीयर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, या क्लाइंट और सर्वर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उस कनेक्शन को भी आप एज एन एंटिटी ट्रीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है कि किसी भी एंटिटी को आपने एक्सेस करना है या यूज करना है, तो पहले उसको एक नाम देना लाजमी है। तो नाम जो है ह्यूमन फ्रेंडली नाम भी हो सकते हैं और मशीन फ्रेंडली नेमिंग भी हो सकती है, जो कि हम बेसिकली डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। और द थिंग इज कि जो भी एंटिटी होती है जैसे आपने इस्तेमाल करना है, तो इट हैज टू हैव अ सर्टेन नेम। ठीक है, नेम से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर का। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और हर वो नाम जो कि तीन प्रॉपर्टीज को मीट करता है, तो उसे आप आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी नंबर वन, अगर आपने एक नाम रखा है जो कि एटमोस्ट किसी एक एंटिटी को रिफर कर रहा है, ठीक है, और नंबर टू, एक नाम रखा है और एंटिटी जो है उस सिस्टम में जो एंटिटीज हैं वो सिर्फ किसी एक नाम के थ्रू ही रिफर की जा सकती हैं। और थर्डली, आपने अगर कोई किसी एंटिटी को नाम दिया है, तो अब वो नाम सिर्फ उसी एंटिटी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर वो एंटिटी खत्म हो जाती है, तो इन दैट केस वो नाम रीयूज नहीं होगा, किसी और एंटिटी को साइन नहीं हो सकता। तो अगर ये तीन रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो उस नेम को आप एक्चुअली आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। और आइडेंटिफायर इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो सिस्टम होता है उसमें एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है। यानी अगर एक एंटिटी है वो मल्टीपल नामों से एड्रेस हो रही है, और एक नाम है जो कि कभी किसी एंटिटी को रिफर करता है, बाद में किसी और एंटिटी को रिफर करता है, तो ओवरऑल सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप नेम्स की जगह आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये जो कंफ्यूजन थी वो सारी की सारी रैप अप हो जाती, खत्म हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट क्लास, अगला कॉन्सेप्ट है एक्सेस पॉइंट्स का, कि आपने किसी भी एंटिटी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो द थिंग इज कि आपको एक एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है जिसके थ्रू आप उस एंटिटी को यूज कर सकें। और जो भी एक्सेस पॉइंट होता है उसका एक सर्टेन एसोसिएटेड एड्रेस होता है। इसका अगर डिटेल देखें, तो लेट सपोज आपकी एंटिटी वेब पेज है, उसका नाम क्या है, लेट सपोज जो भी URL है। ठीक है, तो अब आप इस एंटिटी को एक्सेस करना चाहते हैं, इस वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसे एक्सेस करने का क्या तरीका होगा कि एक मशीन होगी, एक एंड होस्ट होगा जिसके ऊपर एक सर्वर रन कर रहा है, और उस सर्वर ने बेसिकली इस वेब पेज को होस्ट किया होगा। तो अब अगर आपने इस वेब पेज को एक्सेस करना है, इस एंटिटी को एक्सेस करना है, तो उसका एक्सेस पॉइंट क्या है? वो एंड होस्ट जिसके ऊपर वेब सर्वर रन कर रहा है। ठीक है,
इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप एक्चुअल वेब पेज को एक्सेस करेंगे। और दूसरी बात है कि ये जो वेब सर्वर है इसका एक आईपी एड्रेस भी होगा जो कि उस मशीन का आईपी एड्रेस है, और एक पोर्ट नंबर होगा जो कि उस रनिंग एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है। तो बेसिकली हमने अगर किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना है, यानी वेब पेज एंटिटी है, तो हम उसकी मशीन को एक्सेस करेंगे जिस पे वेब सर्वर रन कर रहे हैं, वो एक्सेस पॉइंट हो गया। और उस एक्सेस पॉइंट का एड्रेस क्या है, तो वो बेसिकली आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है। तो इसके थ्रू बेसिकली आप उस एंटिटी को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये एक्सेस पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अगली चीज आ जाती है लोकेशन इंडिपेंडेंट नेमिंग की। तो पहला सवाल तो ये है कि आपने किसी भी सर्विस को एक नाम असाइन किया है, तो सवाल ये है कि वो नाम इंडिपेंडेंट होना चाहिए एड्रेस से कि टाइड टुगेदर होना चाहिए। अगर आप नाम और इंडिपेंडेंट होना एड्रेस चाहिए। अगर आप नाम और एड्रेस को टाई डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा और उसे मैनेज करना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। और ज्यादा डिटेल में प्रिसाइसली अगर बात करें तो नाम और एड्रेस को अगर आप जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, टाई डाउन कर रहे हैं, तो उसमें दो प्रॉब्लम मेनली आती है, एक इनवैलिड रेफरेंस की, एक मल्टीपल एड्रेसेस की। और इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है इनवैलिड रेफरेंस की। द थिंग इज कि आपने एक एंटिटी का नाम रखा है और उसे एक लेट्स सपोज एड्रेस असाइन किया हुआ है। अब इट इज पॉसिबल कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एंटिटी जो है इसका एड्रेस चेंज हो जाए, नाम वही रहेगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, इनवैलिड रेफरेंस की, कि अगर आप पुराने वाले एड्रेस पे एक्सेस करना चाहेंगे इस नेम को, तो वहां पे वो एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल आपका एक मोबाइल कंप्यूटर है जो एक लोकेशन से मूव करके किसी और लोकेशन में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका यूएमटी में कंप्यूटर है जो कि एसएसटी की बिल्डिंग से मूव करके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग में चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, उस कंप्यूटर का नाम तो वही रहेगा, पर जो एड्रेस है, जब वो एक सबनेट से निकल के दूसरे सबनेट में गया है, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अगर इन दोनों चीजों को आपने बांध दिया है, तो अब आप पुराने वाले आईपी एड्रेस पे उस एंटिटी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो इनवैलिड रेफरेंस का एरर आ जाएगा, क्योंकि वो आईपी एड्रेस चेंज हो चुका होगा। सिमिलरली, अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज करते हैं या अगर आप अपनी नौकरी चेंज करते हैं, तो उससे आपका नाम, आपका सीएनआईसी, आपकी जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो तो चेंज नहीं होगी, पर जो आपका ईमेल एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो अब अगर आपको कोई पुराने वाले ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपका नाम तो वही रहेगा, पर आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका होगा और वो आपको एक्सेस नहीं कर सकेगा। सिमिलरली, फोन नंबर की बात करें तो आप देखते हैं कि लोग अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। कोई वालिद इस्तेमाल कर रहा था तो रॉन्ग पे चला जाएगा। अब मसला क्या है कि ये आपने नंबर चेंज किया है, तो शायद कुछ महीने के बाद आपका जो पुराना नंबर था वो अब किसी नए यूजर को साइन हो जाए। अब वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर वो किसी नए, आपके पुराने नंबर पे आपको फोन करने की कोशिश करता है, तो वो किसी नए यूजर को कॉल कर रहा होगा, और वो जो है वो प्राइवेसी इशू हो सकता है। यानी लेट्स, हाँ, तो आप किसी और को आपने फोन कर दिया है जिसका नंबर असूली तौर पे आपके पास होना नहीं चाहिए था, और आप उससे बात कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन उसकी आपके पास लीक हो सकती है। तो ये बेसिकली एक मसला है कि आप अगर एड्रेस को और नाम को आपस में जोड़ देते हैं। दूसरा जो मसला था वो हमने बात की थी कि आपके एक एंटिटी है, इट इज पॉसिबल कि उस एंटिटी के मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स हो या मल्टीपल नेम्स हो, सॉरी, नेम नहीं, मल्टीपल एड्रेसेस हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेब सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्विस का नाम तो वही रहेगा, पर इट इज पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन ने उस वेब सर्वर को रेप्लिकेट किया हो ओवर मल्टीपल डिफरेंट सर्वर। यानी वेब सर्विस एक ही है, पर हर मुल्क में कोई सर्वर पड़ा हुआ है जिस पे आपने वो सर्विस कॉपी कर दिया। अब नाम तो सेम होगा, पर उसका जो एक्सेस पॉइंट है वो फर्क है, और उसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। और बाय द वे, कंपनीज ये करती क्यों है, लोड बैलेंसिंग के लिए कर सकती है कि सारे का सारा लोड एक ही सर्वर पे ना है, या दूसरी वजह हो सकती है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, कि अगर एक सर्वर क्रैश किया तो आपकी कंपनी को पता है
कि और भी सर्वर हैं जिन पे वेब सर्विस रन कर रही है, तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी ओवरऑल सर्विस चलती रहेगी। क्या है? तो ये मसला है कि आपका नाम तो सेम है, वेब सर्विस एक ही है, पर डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर वो रेप्लिकेटेड है, हर सर्वर का डिफरेंट एक्सेस पॉइंट है और डिफरेंट एड्रेस है। ठीक है, तो अगर आपने नाम और एक्सेस पॉइंट को या नाम और एड्रेस को अगर टाई डाउन कर दिया था, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप एक ही मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि होना ये चाहिए, बेहतर सोल्यूशन ये होगी कि आपने नाम रख लिया, आपका जो अंडरलाइंग मिडिल वेयर है आप उसे कह दें कि ये एंटिटी है, मैंने इसे एक्सेस करना है। अब मिडिल वेयर को पता होना चाहिए कि ये एंटिटी किस किस सर्वर के ऊपर रेप्लिकेटेड है। हर सर्वर के एक्सेस पॉइंट का एड्रेस आपके पास आपके मिडिलवेयर के पास होना चाहिए, और वो डिसाइड करे कि इनमें से जो बेहतरीन ऑप्शन है उस ऑप्शन को कांटेक्ट करके उससे इस एंटिटी की सर्विसेज लेनी है। क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ऑलराइट क्लास, तो जब आप नेमिंग की बात करते हैं तो आप लोकेशन इंडिपेंडेंट नेमिंग करते हैं आइडियली, यानी आपका जो नाम है एंटिटी का और उसकी जो लोकेशन है, उसका एक्सेस पॉइंट है, उसका जो एड्रेस है, इन दो चीजों को आप अलग रखते हैं। इसकी वजह से आपका ओवरऑल सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल भी हो जाता है एंड इट इज इजियर टू मेंटेन एंड मैनेज। ठीक है, और की क्वेश्चन होता है, जो नेमिंग का हम चैप्टर पढ़ते हैं तो एक की क्वेश्चन होता है कि आपकी एंटिटी का एक नाम है या एक आइडेंटिफायर है, उसे आपने कैसे रिजॉल्व करना है कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है, जो एक्सेस पॉइंट है, उसका आपको पता लग जाए। ठीक है, तो ये मेन सवाल है जिसका अब हम डिफरेंट तरीकों से जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैट नेमिंग की, और उसमें हम नेम रेजोल्यूशन का एग्जांपल करेंगे विच वुड बी ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फ्लैट नेमिंग में क्या होता है कि आपका जो नाम होता है वो या तो वो अनस्ट्रक्चर्ड या फ्लैट नेम होता है, विच मीन्स कि आपका जो नाम है या आइडेंटिफायर है वो सिंपली एक बिट स्ट्रिंग होगा जो कि एंड यूजर को मीनिंगलेस लगेगा। यानी आप एग्जांपल ले लें, मैक एड्रेस है, तो एज सच मैक एड्रेस से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, बस एक नंबर है जो आपको पता है। ठीक है, फोन नंबर है, एक रैंडम नंबर, एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है। ठीक है, उससे आप पता नहीं कर सकते कि ये नंबर कहाँ का नंबर है, उसके फर्दर क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर हैश वैल्यू है, आपका एक कंटेंट है, एक फाइल है, उसका आपने नाम रखना है, तो एक ऑप्शन हो सकती है कि उसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उस पर एक हैश कैलकुलेट फंक्शन रन करें, उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करें, और वो जो वैल्यू होगी वो उस फाइल का नाम बन जाएगा। सिमिलरली रैंडम स्ट्रिंग, आप रैंडमली कोई स्ट्रिंग जनरेट करके नाम रखते हैं एंटिटी, या ऑटो इंक्रीमेंटिंग नंबर, कि आपकी एक फाइल है उसका नाम 1 रखते हैं, उसके बाद नई फाइल बनाइए उसका नाम 2 रखते हैं, तो आपको ऐसा इन नामों से कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही, सिर्फ क्या है, एक मीनिंगलेस नाम है, यूजर को कुछ पता नहीं लगेगा नाम देख के, पर ये नाम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा एंटिटी को। ठीक है, तो की प्रॉपर्टी फ्लैट और अनस्ट्रक्चर्ड नेमिंग में होती है कि उस नाम में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए उस चीज को लोकेट किया जा सके। ठीक है, तो अब इस नाम को अगर आपने रिजॉल्व करना है, यानी आपके पास एक एंटिटी का नाम है और आपने उस एंटिटी को लोकेट करना है नेटवर्क में, तो उसके लिए 3 अप्रोचेज होती है प्राइमरीली। एक ब्रॉडकास्टिंग की है, एक यूजिंग फॉरवर्ड पॉइंटर्स है, और एक होम बेस्ड एंटिटी लोकेशन है। ये हम एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पर ब्रॉडकास्टिंग और फॉरवर्डिंग पॉइंटर में आप देखेंगे अभी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क में तो बहुत यूजफुल है, पर अगर यही काम आप इंटरनेट स्केल पे करना चाहें या लार्ज स्केल पे करना चाहें तो वो स्केलेबिलिटी का काफी इशू हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है कि आपके पास एक नाम है और आपने इसे रिजॉल्व करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि इस एंटिटी के कॉरेस्पॉन्ड, इस एंटिटी की लोकेशन क्या है। तो एक ऑप्शन होती है ब्रॉडकास्टिंग की। आप क्या कर सकते हैं कि आप एक मैसेज फॉरवर्ड कर दें हर मशीन को जो आपके नेटवर्क पे, और उसमें आप स्पेसिफाई कर दें कि ये एंटिटी का नाम है या ये एंटिटी का आइडेंटिफायर है, और इस एंटिटी को आप लुकअप करना चाहते हैं। तो जिस मशीन को वो आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी वो चेक करेगी कि क्या आया, ये एंटिटी मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं।
अगर है तो वो एक रिस्पांस पैकेट भेज देगी जिसमें स्पेसिफाई किया होगा कि इस एंटिटी को एक्सेस करने के लिए उसका एक्सेस पॉइंट क्या है या उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो वो स्पेसिफाई कर देंगे और बेस्ड ऑन दैट जो ओरिजिनल जिसने रिक्वेस्ट की थी उसे आप पता होगा कि एंटिटी किस मशीन पे एग्जिस्ट करती है और उस मशीन को एक्सेस करके वो एंटिटी को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का या एआरपी। एआरपी में क्या होता है बेसिकली ब्रॉड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क में सारी कम्युनिकेशन जो है वो यूजिंग आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है वो आईपी एड्रेस बेस्ड है। अगर सर्वर एंड से एक पैकेट निकला है और वो क्लाइंट तक पहुंच रहा है तो वो जितनी भी फॉरवर्डिंग होगी वो क्लाइंट के डेस्टिनेशन एड्रेस की बेसिस पे होगी। और मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि एंड टू एंड जो पाथ है आपका, ठीक है, उस पूरे पाथ के ऊपर आपके मल्टीपल लिंक्स होते हैं। यानी लेट सपोज एक लिंक वायरलेस लिंक है, उसके बाद कोई फाइबर ऑप्टिक लिंक आ गया, उसके बाद कोई कॉपर लिंक है, इथरनेट लिंक है। तो इन दैट केस हर लिंक के ऊपर जो आपका पैकेट ट्रांसमिट होगा, जो हॉप बाय हॉप ट्रांसमिशन होगी, उसके लिए आपको मैक एड्रेस चाहिए होता है। यानी एक राउटर पे पैकेट आया है, राउटर देखेगा कि इस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है और बेस्ड ऑन दैट डिसाइड कर लेगा कि ये किस आउटगोइंग लिंक मेरे किस पोर्ट के ऊपर ये डेस्टिनेशन रीचेबल है। और उस पोर्ट के ऊपर जो नेक्स्ट राउटर है उसका आपको मैक एड्रेस चाहिए। अगर मैक एड्रेस नहीं होगा तो आप उस नेक्स्ट राउटर को पैकेट भेज ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो एआरपी का काम क्या होता है कि गिवन एन आईपी एड्रेस आप जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप मैक एड्रेस जो है वो फाइंड कर लेते हैं यूजिंग एआरपी। होगा क्या, मशीन जो है जिसके पास पैकेट पड़ा हुआ है और उसे नेक्स्ट ट्रांसमिशन करनी है तो वो मशीन अपने लोकल नेटवर्क पे एक पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देगा एआरपी पैकेट और उसमें स्पेसिफाई करेगा कि ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या तो जिस मशीन का ये आईपी एड्रेस है वो मुझे अपना मैक एड्रेस बता दे, या जो राउटर इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पर पैकेट फॉरवर्ड कर सकता है वो राउटर मुझे अपना मैक एड्रेस बता दे ताकि मैं उसे पैकेट फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है। तो एक दफा ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ये एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट मिलते हैं मशीन्स को तो वो चेक करेंगी कि ये आईपी एड्रेस जो इसके अंदर रिक्वेस्टेड है वो हमारा आईपी एड्रेस तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट चेक क्या होगा कि क्या हम उस आईपी एड्रेस को पैकेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इन दोनों सवालों में से किसी भी एक का जवाब यस है तो वो मशीन क्या करेगी, वो एआरपी का रिस्पांस पैकेट भेज देगी ओरिजिनल जो भी सेंडर था और उसे कहेगी कि ये मैक एड्रेस है, तुम इस पे पैकेट भेज दो, पैकेट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखें। लेट सपोज आपकी एक मशीन ए है, उसने एक आईपी पैकेट भेजना है मशीन बी को। अब होगा क्या कि ए को जो है मशीन बी का मैक एड्रेस नहीं पता, और पता हो भी तो फायदा नहीं है क्योंकि याद रखें कि मशीन बी एक फर्क सब नेटवर्क में है और मशीन ए एक फर्क सब नेटवर्क में है और ये दोनों सब नेटवर्क जो है ये आपस में एक राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मशीन ए क्या करेगी, मशीन ए एक एआरपी पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगी। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है कि वो एक ईथरनेट पैकेट बनाएगी, उस ईथरनेट पैकेट के अंदर जो आईपी का एक्चुअल पैकेट नहीं, ईथरनेट पैकेट के अंदर आपका एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट होगा और वो जो ईथरनेट पैकेट है उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो ऑल वंस होगा, विच मींस के ब्रॉडकास्ट एड्रेस है कि इस सब नेट पे जितने भी मशीन है ये पैकेट उन सारों को जाना चाहिए। तो वो एआरपी पैकेट जो है वो सारों को पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वो पैकेट राउटर आर को पहुंचेगा, राउटर आर उस पैकेट के अंदर जो आईपी एड्रेस है उसको एग्जामिन करेगा। वो आईपी एड्रेस बाय द वे 222.222.222.222 है, जबकि मशीन ए का जो आईपी एड्रेस था वो 111.111.111.111 था। अब होगा क्या, जैसे ही वो एआरपी पैकेट राउटर पे आता है
वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा और पहली चीज जो उस राउटर को पता चलेगी वो ये होगी कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इस सब नेटवर्क का नहीं है, वो किसी और सब नेट का है। अगर तो वो इस सब नेटवर्क का होता तो राउटर खामोश हो जाता। क्यों? क्योंकि राउटर को पता होता कि ये जो डेस्टिनेशन है ये इसी नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है, तो अगर कोई मशीन है जिसका ये आईपी एड्रेस है तो वो रिस्पॉन्ड कर देगी। पर इन दिस केस राउटर को नजर आ रहा है कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इस सब नेटवर्क का नहीं है, वो इस सब नेटवर्क का। तो इसलिए राउटर को समझ आ जाएगी कि ये सब नेट जो है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरे थ्रू रीचेबल है और मेरे थ्रू ही रीचेबल है, किसी और के थ्रू रीचेबल नहीं है। तो राउटर क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स पैकेट देगा, एआरपी रिस्पॉन्स, और उसमें स्पेसिफाई कर देगा अपना इस इंटरफेस कार्ड का मैक एड्रेस विच इज E6E90017BB4B। यानी वो मशीन ए को कह देगा कि तुमने अगर अपना आईपी पैकेट ट्रांसमिट करना है टू डेस्टिनेशन बी तो ऐसा करो, तुम उसके ऊपर जो ईथरनेट हेडर लगाओगे उसमें जो पैकेट एड्रेस होगा वो मेरा वाला मैक एड्रेस डाल दो। क्वेश्चन है मेरा। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही राउटर उसे रिस्पॉन्ड कर देगा ए को कि ये मेरा इंटरफेस कार्ड का मैक एड्रेस है, इस पे पैकेट भेज दो, आईपी पैकेट, डेटाग्राम पैकेट, वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ए जो है उस पैकेट के ऊपर ईथरनेट हेडर लगाएगा, उस हेडर का जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब वो पैकेट ट्रांसमिट कर देगा और वो पैकेट जो है वो इस राउटर तक पहुंच जाएगा। अब ये राउटर क्या करेगा, राउटर को नहीं पता कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 222.222.222.222 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। तो अब ये प्रोसेस रिपीट होगा, यानी राउटर जो है इस सब नेट के ऊपर एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें स्पेसिफाई किया होगा कि 222.222.222.222 ये आईपी एड्रेस जिस भी मशीन का है वो अपना मैक एड्रेस सेंड कर दे। तो वो पैकेट जो है इन सारी मशीन्स को पहुंचेगा और सिर्फ ये मशीन जो है ये रिस्पॉन्ड करेगी और ये बता देगी कि इस आईपी एड्रेस का जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है वो 49 BD D2C7562A है। अब क्या होगा, अब जैसे ही वो रिस्पॉन्स राउटर को मिलती है तो राउटर उस पैकेट जो आईपी पैकेट था उसका पुराना वाला ईथरनेट हेडर हटाएगा, उठा के रिमूव कर देगा और नया ईथरनेट हेडर लगा देगा और उस ईथरनेट हेडर में जो सोर्स मैक एड्रेस होगा वो इस इंटरफेस का होगा, यानी 1823F9CD069B, और उस हेडर में जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो ये होगा 49 BD D2C7562A, और वो इस पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा। वो पैकेट जैसे ही इस मशीन को आएगा वो देखेगी कि मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो मेरा वाला ही है, तो वो उस हेडर को रिमूव कर देगा और जो अंदर से आईपी पैकेट निकलेगा वो अपनी मशीन जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नेटवर्क लेयर है उसको दे देगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उसका आईपी लेयर जो है उसे रिमूव कर देगी आईपी हेडर को, और अंदर से जो ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट निकलेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उस पैकेट का जो ट्रांसपोर्ट हेडर था उसे रिमूव करेगी और जो एक्चुअल रॉ डेटा निकला है वो अब अपनी एप्लीकेशन को दे देगी और इस पैकेट की ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये क्लास ब्रॉडकास्टिंग का एक सिंपल एग्जांपल था एआरपी, ये इसकी डिटेल है, आप बाद में देख लेना। अगला पॉइंट है कि जब आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो वो इनएफिशिएंट हो जाती है जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए। छोटे स्केल पे तो ये अचीव किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, बड़े स्केल पे ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि नंबर वन आपकी बैंडविड्थ ज़ाया हो रही है। अगर हर आपके एक नेटवर्क पे लाखों कंप्यूटर है और हर कंप्यूटर जो है वो एआरपी पैकेट ही फ्रीक्वेंटली भेजी जा रहा है तो होगा क्या, वो बेसिकली वक्त ज़ाया होगा, आपकी बैंडविड्थ ज़ाया होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आपकी एआरपी ट्रैफिक होगी। और कभी आप अगर अपने नेटवर्क पे रन करें कोई पैकेट स्निफर तो आपको नजर आएगा कि बहुत ज़्यादा पैकेट होते हैं जो कि एआरपी पैकेट्स होते हैं। तो नंबर वन आपकी बैंडविड्थ ज़ाया होगी। नंबर टू,
अगर ये एक और सेंस में बड़ा कॉस्टली है कि आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज जिस जिस मशीन को जाता है वो हर मशीन इंटरप्ट होगी और वो चेक करेगी कि ये जो मैसेज था एआरपी का ये मेरे लिए है कि नहीं, मैंने रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं। अगर करना है तो रिस्पॉन्ड कर देगा, अगर नहीं करना तो वो इग्नोर कर देगा। पर मसला क्या है कि अगर हर मिली सेकेंड बाद कोई नया एआरपी पैकेट आ रहा है जो कि हजारों मशीन को जा रहा है, और उन हजार में से सिर्फ एक ने रिप्लाई करना है, बाकी जो 999 मशीन हैं वो उसे एटलीस्ट रीड करेंगी, प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करने के बाद इग्नोर करेंगी। तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोसेसिंग इग्नोर हुई है ना। अब कुछ तो प्रोसेसिंग इनकर हुई है ना। अब जितने ज्यादा एआरपी पैकेट्स होंगे उतनी ज्यादा यूजलेस प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर आप ब्रॉडकास्टिंग इस्तेमाल करते हैं नाम रिजॉल्व करने के लिए तो आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो स्केलेबल नहीं रहता। छोटे स्केल पे तो ठीक है, जब आपके नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो स्केल नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरी जो अप्रोच होती है फ्लैट नेम रिजॉल्व करने की, दैट इज कॉल्ड यूजिंग फॉरवर्डिंग पॉइंटर्स, और ये आप मोबाइल एंटिटी को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी होगा क्या कि अगर आपकी एंटिटी जो है एक सर्वर से लेट्स सपोज मूव करके किसी और सर्वर पे चली जाती है, तो आप क्या करेंगे कि जो पिछला सर्वर था उस सर्वर पे आप नए सर्वर का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देंगे। अब कोई भी क्लाइंट है वो पहले वाले सर्वर को एक्सेस करेगा तो पहला वाला सर्वर क्लाइंट को बता देगा कि ये एंटिटी मूव कर चुकी है और इसका जो नया आईपी एड्रेस है वो आपको स्पेसिफाई कर देगा। अब आप उस नए आईपी एड्रेस पे उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाय द वे ये एक लंबी चेन बन सकती है पोटेंशियली। यानी एंटिटी अगर दूसरा सर्वर छोड़ के अब तीसरे सर्वर पे चली गई है तो अब आपको पहले और दूसरे सर्वर पे फॉरवर्डिंग पॉइंटर रखना पड़ेगा। यानी पहले सर्वर को बताना पड़ेगा कि एंटिटी कहाँ मूव की है, वो दूसरा सर्वर था। अब आप दूसरे सर्वर पे एड्रेस लिख देंगे कि एंटिटी आप दूसरे सर्वर से मूव करके तीसरे सर्वर पे गई है, उसका एड्रेस क्या है। तो क्लाइंट जो है वो पहले सर्वर को एक्सेस करेगा, उससे दूसरे सर्वर का एड्रेस मिलेगा, फिर दूसरे को एक्सेस करेगा, उससे तीसरे का एड्रेस मिलेगा, फिर तीसरे को एक्सेस करेगा तो उसे एंटिटी एक्चुअल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी चेन होती है फॉरवर्डिंग पॉइंटर्स की। और अगर आपने कभी HTTP वेब ब्राउजिंग की हो तो उसमें कभी आपको एक HTTP कोड आता है, एरर कोड, जो बेसिकली बताता है कि वेबसाइट हैज मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन, और साथ ही उस मैसेज के रिस्पांस में उस नई लोकेशन का आईपी एड्रेस भी आ जाता है। तो वो बेसिकली एक फॉरवर्डिंग पॉइंटर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग पॉइंटर का ये बेसिक वर्किंग थी। इसका ड्रॉबैक क्या होता है? नंबर वन, अगर कोई एंटिटी है जो कि हाईली मोबाइल है यानी बहुत ज्यादा मूव कर रही है तो इन दैट केस आपकी जो चेन है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और उस चेन को फॉलो करना जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। यानी लेट्स सपोज आपकी नोड जो है, अगर आप मोबाइल डिवाइस की बात करें, आप अगर अपने मोबाइल डिवाइस को देखें और गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी गाड़ी मोटरवे पे जा रही है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा? आपके जितने टावर हैं हर टावर पे आपका एक फॉरवर्डिंग पॉइंटर पड़ा होगा। ठीक है, अगर फॉरवर्डिंग पॉइंटर वाली टेक्निक इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये एक, अगर आप लाहौर से लेके स्कर्दू तक जा रहे हैं, बल्कि नहीं लाहौर छोड़े, आप कराची से लेके स्कर्दू तक जा रहे हैं, यानी सबसे लंबा आपका पाथ बन रहा है और हर टावर के ऊपर आपका एक फॉरवर्डिंग पॉइंटर प्लेस किया जा रहा है। तो अब होगा क्या, किसी ने आपको एक्सेस करना है तो वो पहले कराची वाले टावर पे जाएगा, वहां से अगले टावर पे, वहां से अगले टावर पे। तो बेसिकली कोई 1000 टावर होंगे जिनके थ्रू वो एक एक को एक्सेस करता हुआ आप तक पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली इन सारों को एक्सेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक तो ये ड्रॉबैक है, लेटेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा ड्रॉबैक है कि आपके जो चेन है उस पर जितनी इंटरमीडिएट लोकेशंस हैं उन सारों पे फॉरवर्डिंग पॉइंटर को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक एंटिटी के लिए तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर अगर आपकी लाखों एंटिटीज हैं और लाखों एंटिटीज मूव अराउंड कर रही हैं तो बेसिकली आपका जो इंटरमीडिएट लोकेशन है उस पर जो भी नोड है उस पर आपको लाखों फॉरवर्डिंग पॉइंटर मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि वंस अगेन स्केलेबल नहीं है, इसका बहुत ज्यादा ओवरहेड हो गया।
और तीसरी जो प्रॉब्लम है फॉरवर्डिंग पॉइंटर बेस्ड अप्रोच की, वो है कि इट इज हाईली वल्नरेबल टू ब्रोकन लेग्स। यानी इन दिस केस अगर आपकी एक चेन बनी हुई थी और उसमें कोई एक क्रैश कर गया नोड, या नोड क्रैश नहीं की पर उसके ऊपर जो फॉरवर्डिंग पॉइंटर पड़ा हुआ था वो डिलीट हो गया, तो इन दिस केस क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी चेन है वो अब बेकार हो गई है, अब आप उस एंटिटी को रीच नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बेसिकली 3 ड्रॉबैक है कि अगर आप फॉरवर्डिंग पॉइंटर इस्तेमाल करें। और जरूरी होते हैं इस अप्रोच में कि यू हैव टू एज अ मिडलवेयर डिजाइनर यू हैव टू इंश्योर कि द चेन्स आर केप्ट रिलेटिवली शॉर्ट, नंबर 1, और नंबर 2 उन चेन पे जो फॉरवर्डिंग पॉइंटर पड़े हुए हैं दे शुड बी रॉबस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि चेन के ऊपर अगर कोई पॉइंटर क्रैश किया है या डिलीट हुआ है तो आप पूरी की पूरी चेन जो है वो आपकी बेकार होगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई फॉल्ट टॉलरेंस आपकी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। प्लस तीसरी जो फ्लैट नेम रिजॉल्व करने की टेक्निक हम डिस्कस करेंगे दैट इज होम बेस्ड एंटिटी लोकेशन। होम बेस्ड एंटिटी लोकेशन में क्या होता है कि आपकी एक होम नोड होती है, ठीक है, जो हर वक्त एक मोबाइल एंटिटी की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही होगी, और ये बाय द वे मोबाइल आईपी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इस्तेमाल होता है। यानी होगा क्या कि आपकी एक नोड है, आपकी एक एंटिटी है, उसका एक आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने होम लोकेशन पे ये होम है जहां पे आप स्पेसिफाई कर देंगे कि मेरी ये आईपी एड्रेस है और ये मेरा करंट लोकेशन है। अब होगा क्या, किसी क्लाइंट ने अगर आप इस एंटिटी को एक्सेस करना है तो क्लाइंट पहले इस होम को एक्सेस करेगा। ये होम जो है एक तरफ तो क्लाइंट का मैसेज फॉरवर्ड कर देगा जो भी करंट लोकेशन है एंटिटी की, ठीक है। लेट्स सपोज एंटिटी यहाँ से मूव करके, ये तो होम है, एंटिटी लेट्स वो मूव करके यहाँ आ गया। ओके, अब क्या होगा कि जो आपका होम है वो ओरिजिनल एंटिटी की जो नई लोकेशन है उस पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट की। एट द सेम टाइम क्लाइंट को ये भी बता देगा कि तुम जिस एंटिटी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो उसकी करंट लोकेशन क्या है। तो अब होगा क्या, अब जो है क्लाइंट और उस जो लोकेशन है उस एंटिटी की, उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोई फॉरवर्डिंग पॉइंटर नहीं चाहिए। अब अगर ये होस्ट मूव करता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपका क्लाइंट जो है होम लोकेशन को एक्सेस करेगा और उससे पूछेगा कि एंटिटी की नई लोकेशन क्या है, और होम जो है वो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि नई लोकेशन क्या है। आप उस नई लोकेशन पे सारी कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होम बेस्ड एंटिटी लोकेशन की टेक्निक है, और ये भी आपको नेम रिजॉल्व करने के लिए एक एफिशिएंट तरीका है, ज़्यादा स्केलेबल है, क्योंकि ना आपको कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ रही है और ना ही आपको हर नोड के ऊपर कोई बहुत लंबे चौड़े फॉरवर्डिंग पॉइंटर की चेन मेंटेन करनी पड़ रही है, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी वाइज दिस अप्रोच इज मच बेटर, ठीक है। तो मोबाइल आईपी पे जो हमने टेक्निक बताई है इसका एक फायदा क्या होता है कि ये लोकेशन ट्रांसपेरेंसी जो है वो अचीव करती है। यानी बेसिकली आपके जो भी क्लाइंट है उन्हें ओरिजिनल आईपी एड्रेस का बस पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और उन्हें कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा। उन क्लाइंट एंड पे एक मिडल वेयर रन कर रही होगी, उसका काम क्या होगा कि क्लाइंट स्पेसिफाई कर देगा कि मैंने इस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है। वो मिडिल वेयर क्या करेगी, वो उस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होम मशीन पे जाएगी और उस होम मशीन से करंट आईपी एड्रेस ले लेगी उस एंटिटी का, और फिर क्या करेगी, फिर वो क्लाइंट को बेसिकली बता देगी कि तुमने इस आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन करनी है बस। तो क्लाइंट एप्लीकेशन को खुद से कुछ नहीं करना पड़ा, क्लाइंट एंड पे जो मिडिल वेयर रन कर रही थी उसने ट्रांसपेरेंसी अचीव किया, उसने सब कुछ खुद ही मैनेज करके एंड पे क्लाइंट को बस बता दिया एप्लीकेशन को कि तुम ये वाला आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये बाय द वे जब हम होम बेस्ड एंटिटी लोकेशन की बात करते हैं तो ये टेम्परेरी मूवमेंट की बात है कि यानी अगर आपकी शॉर्ट टर्म में मूवमेंट हो रही है, अगर कोई परमानेंट मूव है, फॉर एग्जांपल एक यूआरएल था वो एक सर्वर पे एग्जिस्ट करता था, अब उस सर्वर की बजाय आप एक नए होस्टिंग सर्वर पे उस यूआरएल को ले गए हैं,
तो इन दैट केस दिस इज नॉट अ टेम्पररी मूव, दिस इज अ परमानेंट मूव। और इसको हैंडल करने के लिए आप डीएनएस इस्तेमाल करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, जिसका आज हम डिटेल में आगे एग्जांपल करेंगे। ओके क्लास, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर्ड नेमिंग का हमने देखना है, और उसमें जो हम नाम रिजॉल्व करने का एक एग्जांपल करेंगे वो डीएनएस होगा। तो स्ट्रक्चर्ड नेमिंग में क्या होता है कि फ्लैट नेम जो थे वो मशीन के लिए तो अच्छे हैं, ठीक है, पर इंसानों के लिए उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होते हैं और उससे इंसान कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता। एज अपोज टू दैट, अगर आप स्ट्रक्चर्ड नेमिंग करें, ठीक है, तो इसमें जो नाम होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, और इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से आपको काफी फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने कंप्यूटर में फाइल नेमिंग की बात करें, तो फाइल का एक अपना नाम होता है और उस फाइल का एक पूरा पाथ होता है जो कि उस नाम का हिस्सा है। अब वो पाथ जो है वो बेसिकली आपकी एक स्ट्रक्चर्ड नेमिंग है, यानी उस पाथ को देख के आपको पता लग जाता है कि ये फाइल जो है किस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वो डायरेक्टरी फर्दर किस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है, ताकि आप उस फाइल तक पहुंच सकें। अगर ह्यूमन रीडेबल नेम ना होता, अगर कोई रैंडम सा नाम होता, तो आपको वो फाइल एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में सारी फाइल्स को ढूंढना पड़ता। ह्यूमन रीडेबल का फायदा क्या है कि आप डायरेक्ट उस फोल्डर में जाते हैं, उस फोल्डर से अगले फोल्डर में जाते हैं, आपको पाथ पता है, उस पाथ को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली एक आखिरी डायरेक्टरी, आखिरी फोल्डर तक पहुंच जाएंगे जिसमें वो फाइल पड़ी होगी, तो उसमें सर्च करना आसान हो जाएगा। तो ह्यूमन रीडेबल नेम आपकी जिंदगी आसान करते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर नेमिंग का एग्जांपल है होस्ट नेमिंग ऑन द इंटरनेट। आप जो यूआरएल की बात करते हैं www.umt.edu.pk, तो इस नाम से आपको क्या पता लगता है? .pk से आपको पता लगता है कि ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, .edu से पता लगता है कि किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, .umt से पता लगता है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम UMT है, और www से आपको पता लगता है कि UMT का जो वेब सर्वर है आप उसमें इंटरेस्टेड है। अगर ftp.umt.pk होता, जहां mail.umt.edu.pk होता, तो आपको पता होता कि आप वेब सर्वर को नहीं, आप ईमेल सर्वर को या आप FTP सर्वर को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, वो नाम से आपको बहुत कुछ पता लग जाता है। ये स्ट्रक्चर्ड नेमिंग का फायदा है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड नेमिंग की आप बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं नेम स्पेस का। नेम स्पेस इज बेसिकली अ सेट ऑफ सिंबल्स जो कि आपको नाम रखने में इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका एक जमाना था यानी आपके लेट्स सपोज आपके पास ASCII कैरेक्टर है और आपके पास यूनिकोड कैरेक्टर है, ठीक है। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप जो भी नाम रखेंगे फाइल का, उसमें आप सिर्फ ASCII कैरेक्टर, ASCII सिंबल ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको यूनिकोड सिंबल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपका जो सिंबल सेट है उसमें आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो भी फाइल नेम होगा या डायरेक्टरी नेम होगा उसमें आप जो स्टार सिंबल होता है उसकी इजाजत नहीं है, या एक्सक्लेमेशन मार्क है उसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। तो नेम स्पेस बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि आपने जब भी कोई नाम रखना है आपको कौन सा सिंबल इस्तेमाल करने की इजाजत है, कौन सा सिंबल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दूसरी चीज नेम स्पेस बताती है कि नाम रखने के लिए आप क्या रूल फॉलो करेंगे, यानी एंटिटीज को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है इनटू अ सर्टेन स्ट्रक्चर, तो वो क्या रूल फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर UMT का ईमेल सर्वर है तो आप उस सर्वर का नाम www.umt नहीं रख सकते, क्योंकि वो नाम जो है वो वेब सर्वर का नाम है, ठीक है। तो इस तरह के आप रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स टुगेदर विद द अलाउड सेट ऑफ सिंबल्स, आपका ये दोनों मिलके आपका एक नेम स्पेस बनाते हैं। और नेम स्पेस का मकसद क्या होता है कि आप इंश्योर कर सकें कि आपने कोई भी आइडेंटिफायर इस्तेमाल करना है तो उसका यूनिक नेम होगा, और आपको पता होगा कि उस नेम का मतलब क्या है, और आप वो नेम अगर किसी और यूजर के साथ शेयर करेंगे तो उस यूजर को भी पता होगा कि इस नेम का क्या मतलब है। यानी मैंने जब कहा है कि www.umt.edu.pk है,
तो अब दुनिया में किसी भी बंदे को नेटवर्क्स आती है तो वो फौरन समझ जाएगा, या किसी को भी वेब डेवलपमेंट आती है तो वो फौरन समझ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस रूल्स कि ये नाम जो है ये पाकिस्तान की किसी एजुकेशनल वेबसाइट का है और चांसेस आर उस वेबसाइट का नाम यूएमटी है और उस वेबसाइट के हम वेब सर्वर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई ईमेल या एफटीपी सर्वर की बात नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो है नाम देखते ही सारों को समझ आ जाती हैं। अगला पॉइंट है कि जब आपने नेम स्पेस आप जब बनाते हैं तो आप स्ट्रक्चर्ड नेम को एज ए लेबल्ड डायरेक्टरेट ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपका एक ग्राफ है, उस ग्राफ में जो लीफ नोड है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल जो एंटिटी है, जो आपका लीफ नोड है, उसमें या तो उस एंटिटी का आईपी एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल, या अगर लोकल फाइल सिस्टम है तो आपका क्या हो सकता है कि जो लीफ नोड है, जो आखिरी नोड है, उसके ऊपर पूरी की पूरी एंटिटी ही पड़ी होगी, यानी पूरी फाइल पड़ी होगी। तो ये लीफ नोड है। एज अपोज टू दैट आपकी डायरेक्टरी नोड भी होती है, वो बेसिकली आपका पाथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी डायरेक्टरी नोड क्या होती है कि डायरेक्टरी नोड में एक एक डायरेक्टरी टेबल होता है। इसका एक ग्राफिक देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक डायरेक्टरी नोड है, उसमें एक टेबल पड़ा होता है जिसे कहते हैं डायरेक्टरी टेबल, और उस टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि इस डायरेक्टरी से इस नोड से कौन कौन सी फर्दर आउटगोइंग नोड्स हैं और उन आउटगोइंग नोड्स का लेबल क्या है। यानी अगर एग्जांपल देखें तो लेट्स सपोज आप नेमिंग ग्राफ को एक डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका रूट नोड n0 है, लेट्स सपोज। रूट नोड के अंदर एक फर्दर नोड है विच इज n1 और एक एंटिटी है विच इज n5 विच इज अ लीफ नोड। यानी लीफ नोड का मतलब है कि इस एंटिटी के आगे और कोई डायरेक्टरी नहीं होगी। डायरेक्टरी नोड का मतलब है कि इसके अंदर एंटिटीज होंगी और इसके अंदर फर्दर डायरेक्टरी नोड हो सकती है। साथ ही ये जो एज है इसका एक नाम है, वो नाम क्या है, ये जो नोड है इस नोड का नाम है n1 का नाम है होम, इसका लेबल होम है। n1 जो है इसके अंदर दो लीफ नोड्स हैं, एक n2 है, इस एंटिटी का नाम एल्क है। एक n3 है, इस एंटिटी का नाम मैक्स है। और एक n4 है, ये एंटिटी नहीं है, ये डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी का नाम जो है वो स्टीन है। यानी अब इन नामों का क्या मतलब है, इन लेबल्स का क्या मतलब है कि अगर आपने n5 तक एक पाथ निकालना है तो n5 एंटिटी तक एक पाथ है स्लैश कीज, यानी डायरेक्ट ये पाथ, और दूसरा पाथ है होम स्लैश स्टीव स्लैश कीज, ये पाथ है। ठीक है, तो समझ आइए आपको कि डायरेक्टेड एक से क्लिक ग्राफ जो होता है, इसमें जो लीफ नोड होती है वो एंटिटी रिप्रेजेंट करती है, यानी n5 m बॉक्स प्रॉकमेल, n3 मैक्स है, n2 एल्क है। और जो नॉन लीफ नोड होती है, जो डायरेक्टरी नोड होती है, वो बेसिकली बता रही होती है पाथ का नाम, लेबल, और उस पाथ से आगे कहाँ पे जाना है। और एक और बात याद रखें कि आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई भी आपकी फाइल होती है, एंटिटी होती है, इट इज पॉसिबल कि उस एंटिटी के मल्टीपल पाथ नेम्स हों और इन नेम्स को आप फिर एलियस कहते हैं। यानी n5 के एग्जांपल में इसका एक नाम है स्लैश कीज और इसका दूसरा जो नाम है इस एंटिटी का वो है स्लैश होम स्लैश स्टीन स्लैश कीज। और बाय द वे किसी ने अगर यूनिक्स या लिनक्स प्रोग्रामिंग की हुई है तो उसमें एलियसेस अलाउड है। विंडोज के अंदर एलियसेस एज सच एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ एग्जांपल है वो हम छोड़ देंगे फॉर नाउ। तो क्लास ये बेसिकली हमने एक नेमिंग ग्राफ का एग्जांपल किया है कि कैसे आप नेमिंग ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए एंटिटीज और डायरेक्टरीज को नेम कर सकते हैं। और अभी जो हमने एग्जांपल दिया है ये एक फाइल सिस्टम का था। अगर आप URL की बात करते हैं तो URL के केस में आपकी नेमिंग फर्क हो जाती है, बट वी लीव दैट फॉर नाउ।
अगला पॉइंट है कि हमने जो पाथ नेम्स की बात की है वो एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और रिलेटिव भी हो सकते हैं। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? अगर आपने पूरे का पूरा पाथ स्पेसिफाई किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, तो वो एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। एज अपोज टू दैट, अगर आपने रिलेटिव पाथ नेम दिया है, यानी अगर आप एग्जांपल दें अपनी डायरेक्टरी का, प्रोग्रामिंग डायरेक्टरी, लेट्स सपोज आपकी फाइल जो है, लेट्स सपोज आप C++ प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें एक .c फाइल आपके फोल्डर में पड़ी हुई है, वो फोल्डर जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी कहलाता है, यानी जिसके अंदर काम हो रहा है। तो अब उस फोल्डर में अगर आप कोई हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती थी। एक ऑप्शन होती थी कि आप उस हेडर फाइल का पूरा नाम स्पेसिफाई कर दें, पूरे का पूरा पाथ स्पेसिफाई कर दें। इन दिस केस आप एब्सोल्यूट पाथ नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन होती है कि आप स्लैश लिखें और हेडर नेम दे दें। तो इन दैट केस आपका कंपाइलर क्या करेगा कि जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो सिर्फ उसके अंदर सर्च करेगा कि फाइल पड़ी हुई है कि नहीं, और अगर पड़ी हुई है तो वो इंक्लूड कर देगा, अगर नहीं पड़ी तो आपको एरर दे देगा कि आपने ठीक पाथ स्पेसिफाई नहीं किया। तो इस चीज को आप रिलेटिव पाथ कहते हैं। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव इन दिस केस रिलेटिव टू द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, इसका और एग्जांपल है कमांड लाइन का, तो वो आप देख सकते हैं। अगला पार्ट है कि आपने नाम रिजॉल्व करना है, तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? ठीक है, आपके पास एक पूरा नाम है, तो आपको कैसे पता लगेगा बेस्ड ऑन दैट नेम अलोन कि ये एंटिटी कहां पे आपको मिलेगी? ठीक है, तो एक बात याद रखें कि एक चीज होती है क्लोजर मैकेनिज्म। क्लोजर मैकेनिज्म क्या होता है कि गिवन अ नेम, आपने इस नाम को रिजॉल्व कैसे करना है, इस एंटिटी को रिजॉल्व कैसे करना है, और आप किस पॉइंट से ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, इस चीज को क्लोजर मैकेनिज्म कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब भी आप नेम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, नेम रेजोल्यूशन क्या होता है कि गिवन अ पाथ नेम, आप उस नाम से डिटरमिन करें कि ये एंटिटी आपको कहां पे मिलेगी। और नेम रेजोल्यूशन से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड क्लोजर मैकेनिज्म। क्लोजर मैकेनिज्म बेसिकली आपको क्या बताता है कि आपने अगर इस नाम को रिजॉल्व करना है, इस एंटिटी को ढूंढना है, तो नंबर वन आप कहां से शुरू करेंगे, और नंबर टू आप सर्च के लिए क्या रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, अगर आपका एक, आपके पास लेट्स सपोज वेब यूआरएल है www.distributed-systems.net, तो क्लोजर मैकेनिज्म आपको फौरन बता देगा कि आपने ढूंढना कैसे है। तो ये जो नाम है ये चांसेस आर की यूआरएल है, और अगर यूआरएल है तो इसका मतलब है कि यूआरएल का आईपी एड्रेस लेना है तो आप डोमेन नेम सिस्टम यूज करें। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे बाद में। तो आपको फौरन नाम देखते साथ ही पता लग गया कि आप इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, एंड दैट इज थ्रू द यूज ऑफ अ डीएनएस सर्वर। ओके, लेट्स सपोज आपका नाम है /home/martin/mbox। तो इससे आपको फौरन पता लग जाएगा कि ये जो है आपकी एक लोकल मशीन पे फाइल पड़ी हुई है, और उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, तो रूट डायरेक्टरी है होम, उसके अंदर डायरेक्टरी है मार्टिन, उसके अंदर एंटिटी है एम बॉक्स जिसमें आप इंटरेस्टेड है। तो आप होम पे जाके मार्टिन ढूंढेंगे, फिर मार्टिन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो फोल्डर मिलेगा उसके अंदर एम बॉक्स पड़ा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको फौरन पता लग गया कि इस नाम को देखते ही कि आपने इसको सर्च करना है, तो आप फोल्डर के अंदर ढूंढना शुरू कर दें। ऑल राइट, अगला एग्जांपल 003120598778 ये नंबर देखते साथ ही आपको पता लग जाएगा कि ये एक इंटरनेशनल नंबर है, टेलीफोन नंबर, और इसको आपने एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, आप फोन खोल के उस पर नंबर डायल कर देंगे। ठीक है, यानी फोन नंबर है तो आप इस पर डीएनएस को एक्सेस नहीं करेंगे, जब फोन नंबर है तो आप लोकल डायरेक्टरी में किसी फोल्डर पे डबल क्लिक नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये फोन नंबर है तो इसके लिए आपको फोन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिरी एग्जांपल है
77.167.55.6। तो इसका क्या मतलब है, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये एक आईपी एड्रेस है और इसको एक्सेस करने के लिए आप पैकेट जो है राउटर को भेजते हैं, वो राउटर खुद ही जो है इस तक पैकेट भेज देगा। तो मैं फिर समराइज कर दूं कि क्लोजर मैकेनिज्म को जानने की वजह से हमें पता लग गया इन सारे केसेस में कि हम सर्च के लिए कौन सा एल्गोरिदम या कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे या कौन सी मशीन इस्तेमाल करेंगे और हम स्टार्ट किस पॉइंट से करेंगे। ओके, अगला अब एग्जांपल है डीएनएस का कि डीएनएस को इस्तेमाल करते हुए आप नेम रेजोल्यूशन ऑलराइट क्लास। तो जब आप डीएनएस की बात करते हैं तो एक बात याद रखें कि हमारी नेटवर्क पे जब आप इंटरनेट पे जब आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं www.umt.edu.pk फॉर एग्जांपल, तो द थिंग इज कि वो एक नाम है, umt.edu.pk एक नाम है। एक्चुअल जो कम्युनिकेशन होती है ओवर द इंटरनेट वो होते है कि इस नाम का कॉरेस्पॉन्डेंट एक्सेस पॉइंट क्या है और उस एक्सेस पॉइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर क्या है। पोर्ट नंबर को इग्नोर कर दें, अभी सिर्फ आईपी एड्रेस पर फोकस करें। आप लोगों में से कितनों को यूएमटी का आईपी एड्रेस पता है? मैं शर्तिया कह सकता हूँ किसी को भी नहीं पता होगा। तो बेसिकली होता ही है कि इंटरनेट पे सारी कम्युनिकेशन यूजिंग आईपी एड्रेस है, पर आईपी एड्रेस इंसानों के लिए याद रखना मुश्किल है। तो हमने फिर लोगों ने फिर क्या टेक्निक ईजाद की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम हर एंटिटी का एक नाम रखेंगे जो कि ह्यूमन रीडेबल नाम होगा। फॉर एग्जांपल www.yahoo.com या www.umt.edu.pk। तो वो नाम याद रखना आसान है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो आप याद ना रखें, उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएनएस होता है, जो कि इस नाम को आईपी एड्रेस में मैप कर देगा और जब आप नाम स्पेसिफाई करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। आप समझ लें कि ये एक एड्रेस बुक है, आप इसमें नाम लुकअप करें वो आपको आईपी एड्रेस बता देगा। ठीक है, ऑल राइट। तो डीएनएस है क्या, डोमेन नेम सिस्टम है क्या? एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, एक हायरार्किकल डेटाबेस है। बेसिकली आपने किसी भी नेम को रिजॉल्व करना है इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, तो आप एक हायरार्की को फॉलो करेंगे। उस हायरार्की को फॉलो करते करते इवेंचुअली आप एक डीएनएस सर्वर तक पहुंच जाएंगे जिसके पास एड्रेस पड़ा होगा। ये हम एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, डीएनएस जो है इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जो क्लाइंट होते हैं जिस एंड पे वेब ब्राउजर रन कर रहा है, वो क्लाइंट बेसिकली एक डीएनएस सर्वर को एक्सेस करेगा, उसे सप्लाई करेगा नाम, और जो डीएनएस सर्वर है वो उस नाम की कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा आपको। और ये जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये बेसिकली इसका जो अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर वो यूडीपी है। यानी डीएनएस जो है वो यूडीपी के ऊपर रन करता है, ना कि टीसीपी के ऊपर। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि डीएनएस के पैकेट इतने छोटे होते हैं कि अगर आप इसके अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टीसीपी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसमें आपका स्टार्टअप ओवरहेड बहुत ज़्यादा होगा और आपके पैकेट ट्रांसमिशन का ओवरहेड और फिर टीयर डाउन करने का ओवरहेड, वो इतने ज़्यादा ओवरहेड होंगे कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। तो इसीलिए फिर डिजाइनर्स ने डिसाइड किया कि यूडीपी इस्तेमाल करना है। तो इतना छोटा पैकेट है तो उसके लिए आप डीएनएस अगर आप इस्तेमाल करना है तो उसका इतना छोटा पैकेट है, आप उसके लिए यूडीपी इस्तेमाल करना है, टीसीपी ना करें। और बाय द वे टीसीपी और यूडीपी में अगर कोई डिफरेंट डिस्कस करना चाहता है तो क्लास के बाद मेरे पास आ जाए, हम बात कर लेंगे। ओके, अगला पॉइंट है कि डीएनएस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर वन जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि गिवन अ होस्ट नेम, वो आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करके दे देगा। दूसरी जो सर्विस है वो है होस्ट एलियासिंग, कि आपने जब कोई नाम रखा है फॉर एग्जांपल www.mydomain.com, तो इन रियलिटी जो आपकी मशीन का एक्चुअल नाम होता है शायद वो फर्क हो। यानी इस डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल मशीन नेम है वो शायद eastasia.mydomain.com हो, बल्कि इट इज पॉसिबल कि इस डोमेन की कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल सर्वर एग्जिस्ट करते हो और हर सर्वर का नाम फर्क हो। किसी का नाम eastasia.mydomain.com हो, किसी का नाम वेस्ट यूरोप हो, किसी का नाम नॉर्थ अमेरिका हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन नामों के एक्चुअल मशीन का नाम और जो डोमेन का नाम है इनके बीच में जो मैपिंग होती है इट इज कॉल्ड होस्ट एलियासिंग।
और वो भी DNS आपको प्रोवाइड करता है। तीसरी जो सर्विस है दैट इज मेल सर्वर एलियासिंग, कि जब आप स्पेसिफाई करते हैं समथिंग @umt.edu.pk तो आपको जो आपका ईमेल सर्वर होता है आपके एंड पे, क्लाइंट जो होता है सॉरी, उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ये यूएमटी के वेब सर्वर की बात, सॉरी यूएमटी के मेल सर्वर की बात हो रही है। तो वो जो है डीएनएस से यूएमटी का मेल सर्वर की इंफॉर्मेशन लेगा और डीएनएस भी इस एड से इंफर कर लेगा कि मेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो किसी वेब सर्वर या एफटीपी सर्वर या एलएमएस सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं देगा, वो मेल सर्वर का ही आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, और लास्टली डीएनएस सर्वर जो होता है वो आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी करके देता है कि अगर आपने एक वेब डोमेन है, आप चाहते हैं कि सारे का सारा लोड एक मशीन पर ना आए, मल्टीपल मशीन्स पे आए सिमिलर, तो क्या होगा, आप उस वेब सर्वर को, सॉरी उस वेबसाइट को या जो भी है एंटिटी, उसे मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रेप्लिकेट करेंगे, मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। अब होगा क्या कि आपका डीएनएस जो है उसके पास ये सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगे, यानी डोमेन नेम होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने आईपी एड्रेसेस हैं वो अवेलेबल होंगे। अब डीएनएस दो चीजें कर सकता है, एक तो ये कर सकता है कि जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उस डोमेन का आईपी एड्रेस, तो डीएनएस देखेगा कि क्लाइंट किधर एग्जिस्ट करता है, इसका नियरेस्ट सर्वर कौन सा है, और उस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देगा। एक ये ऑप्शन है। तो इस तरह यूएस का जो क्लाइंट है वो यूएस के किसी सर्वर को डायरेक्ट हो जाएगा, तो पाकिस्तानी क्लाइंट है तो पाकिस्तानी सर्वर को डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आपका जो डीएनएस सर्वर है उसके पास लिस्ट पड़ी हुई है आईपी एड्रेसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम डोमेन। तो अब जो भी क्लाइंट इस डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजेगा तो डीएनएस राउंड रॉबिन मैनर में उन आईपी एड्रेसेस में से कोई एक आईपी एड्रेस दे देगी। यदि 4 एड्रेस है तो पहले क्लाइंट को पहला एड्रेस बता देगी, दूसरे क्लाइंट को दूसरा बताएगी, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा और पांचवें को दोबारा पहला वाला आईपी एड्रेस। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपके जितने भी सर्वर हैं वो उनमें से आपकी जितनी ट्रैफिक है वो 1/4 ट्रैफिक एक सर्वर को इन दिस एग्जांपल जा रही है, 1/4 ट्रैफिक दूसरे सर्वर को जा रही है, 1/4 ट्रैफिक तीसरे को जा रही है, 1/4 चौथे को जा रही है, और इस तरीके से आपका ओवरऑल लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्लास डीएनएस सर्वर के फायदे हैं, उनकी सर्विसेज हैं। एक सवाल ये आता है कि हमने कहा था कि डीएनएस जो है इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर, यानी आप किसी डीएनएस सर्वर को एक्सेस करते हैं तो दुनिया में बहुत ज्यादा डीएनएस सर्वर होंगे जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। तो व्हाई नॉट सेंट्रलाइज्ड डीएनएस, यानी एक ही सर्वर हो सारे उसे एक्सेस करें। तो उसकी वजह होती है नंबर 1 सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर एक सर्वर है वो क्रैश कर जाता है तो आपकी पूरी दुनिया डीएनएस सर्विस के बगैर बैठी होगी। फिर ट्रैफिक लोड, अगर एक सर्वर है तो सारे का सारा लोड एक ही सर्वर पे आएगा, दैट इज अनफेयर। उसको बहुत ज्यादा बैंडविड्थ भी चाहिए होगी और वो रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होगी क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा। ओके, एक और वजह कि अगर सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, एक ही सर्वर है, तो चांसेस आर कि वो आपसे काफी दूर होगा। यानी लेट्स सपोज अगर एक सर्वर है तो वो चांसेस आर यूएसए में होगा क्योंकि इस तरह की चीजें अमेरिका में होती हैं। तो अब पाकिस्तान से कोई क्लाइंट अगर डीएनएस सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो रादर देन कि लाहौर के अंदर ही कोई सर्वर एग्जिस्ट करता है या पाकिस्तान के अंदर करता है या पाकिस्तान नहीं तो एशिया के अंदर करता, नहीं, सेंट्रलाइज के केस में क्या होगा कि यूएस में एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो यूएसए जाएगी, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले इनकर होगा। चौथी जो चीज है वो है कि मेंटेनेंस जो है दैट वुड ब्रिंग डाउन द एंटायर सिस्टम। तो अगर आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है और वो क्रैश कर जाते हैं या आप उसे मेंटेन करने के लिए ऑफलाइन लेके जाते हैं, तो जब तक मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका पूरे का पूरा जो डीएनएस सिस्टम है वो ऑफलाइन हो जाएगा और कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आप सेंट्रलाइज्ड की बजाय एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डीएनएस इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब अगला सवाल ये है कि आपने डीएनएस को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, एक ब्रॉड लेवल पे वर्किंग देते हैं फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। नंबर 1, आपने लेट्स सपोज amazon.com को एक्सेस करना है, www.amazon.com।
आप ब्राउजर विंडो में ये लिख के एंटर दबाएंगे, ब्राउजर जो है रूट डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजेगा और उसे कहेगा कि मुझे बताओ कि .com की डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या है। तो वो जैसे ही आपको पता लगेगा, अब आपका ब्राउजर .com के डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और उसे कहेगा कि Amazon का जो डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस बताओ। ये जब पता लगेगा तो अब आप Amazon के डीएनएस सर्वर को एक्सेस करेंगे और उसे जो है आप रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम्हारे नेटवर्क पे जो वेब सर्वर है यानी www वाला सर्वर, उसका आईपी एड्रेस दो। ये आईपी एड्रेस जब आपको मिल जाएगा तो आप उस आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड लेवल पे एक वर्किंग होती है डीएनएस की। ओके क्लास, अब इसकी हम डिटेल में डिग डीप करते हैं। तो होता क्या, डीएनएस सर्वर, रूट सर्वर जो होता है, रूट सर्वर बेसिकली दुनिया में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है। ठीक है, इन सर्वर का काम क्या है कि जितने भी जो टॉप लेवल सर्वर होते हैं उसमें हम अभी आएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है। यानी पिछले एग्जांपल में हमने जो रूट सर्वर को एक्सेस किया था तो उसने हमें बताया था कि .com का जो डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो आगे आ जाए। रूट सर्वर के बाद हमने टॉप लेवल डोमेन सर्वर को एक्सेस किया था। टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो होते हैं वो बेसिकली एक सर्टेन डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस डोमेन में जितनी भी वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं या डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टॉप लेवल डोमेन की। फॉर एग्जांपल .com एक सर्वर होगा जो कि .com के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब है Amazon.com, gmail.com, yahoo.com, इन सारों के जो डीएनएस सर्वर होंगे उनके आईपी एड्रेस जो है इस .com टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास अवेलेबल होंगे। इसके अलावा एक और डोमेन टॉप लेवल डोमेन सर्वर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर .org। और डोमेन हो सकती हैं .net, .edu है, .aero है, .jobs है, .museum है। ठीक है, तो इस तरह से टॉप लेवल डोमेन सर्वर होंगे जो कि एक डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें टॉप लेवल कंट्री डोमेन भी आ जाती है, .uk, .pk, .fr। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं। अब क्या होता है, हमने जो Amazon.com की बात की थी तो उसने रूट सर्वर से .com के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस लिया। उसके बाद उसने टॉप लेवल डोमेन सर्वर को उस आईपी एड्रेस पे एक्सेस किया और उसे कहा कि यार तुम्हारा जो Amazon.com का डीएनएस सर्वर है, यानी .com की टीएलडी को कहा कि यार मुझे Amazon के अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दो। तो बेसिकली अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक उसका अपना डीएनएस सर्वर होता है। फॉर एग्जांपल Amazon का डीएनएस सर्वर, तो Amazon का डीएनएस सर्वर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है कि Amazon की डोमेन में जितने भी सर्वर एग्जिस्ट करते हैं उनकी होस्ट नेम और आईपी एड्रेस मैपिंग करना। फॉर एग्जांपल, अब जब आखिरी रिक्वेस्ट Amazon के डीएनएस सर्वर को आएगी तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट आएगी कि यार तुम्हारे नेटवर्क पे www यानी वेब सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस दे दो। तो अथॉरिटेटिव डीएनएस जो है वो Amazon के वेब सर्वर का आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि आपने एक वेब सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए था। उसके लिए आप पहले रूट के पास गए, रूट से टॉप लेवल डोमेन के पास आए, टॉप लेवल डोमेन से अथॉरिटेटिव डीएनएस के पास आए और फिर अथॉरिटेटिव डीएनएस ने आपको फाइनल जवाब दिया कि तुम जो चीज ढूंढ रहे हो यानी www.amazon.com उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ये है और फिर आप उस आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाय द वे अथॉरिटेटिव डीएनएस जो है सिर्फ वेब सर्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका फाइल सर्वर हो सकता है, ईमेल सर्वर, ईआरपी सर्वर, सीएमएस सर्वर, जितने भी सर्वर हैं उन सारों के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटेटिव डीएनएस जो है सर्वर वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
ओके, तो ये एक हायरार्की थी डोमेन नेम सिस्टम के जो सर्वर है उनकी। इस हायरार्की से हट के एक और डीएनएस सर्वर होता है जिसे आप लोकल डीएनएस सर्वर कहते हैं। ये उस हायरार्की का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लोकल डीएनएस नेम सर्वर का काम क्या होता है कि ये या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है या ये आपके आईएसपी में एग्जिस्ट करता है। और इसका काम क्या होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे या जो भी आपको मैपिंग चाहिए, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट लोकल डीएनएस को आती है। लोकल डीएनएस अपनी कैश में देखेगा कि मेरे पास ये मैपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तो उस डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आईपी एड्रेस दे देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड, अगर नहीं एग्जिस्ट करती, उसे नहीं पता कि ये नाम जो है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, तो इन दैट केस लोकल डीएनएस क्या करता है, अब उसकी जिम्मेदारी है इस नाम को रिजॉल्व करना। तो पहले वो रूट सर्वर को एक्सेस करेगा, फिर वो टीएलडी सर्वर टॉप लेवल डोमेन को एक्सेस करेगा, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटेटिव डीएनएस को एक्सेस करेगा। उसके बाद जब उसे आईपी एड्रेस मिल जाएगा तब वो क्लाइंट को भेज देगा कि यार तुमने जो आईपी एड्रेस मांगा था वो ये है, ठीक है। तो बेसिकली लोकल डीएनएस जो है ये एक आप समझ लें प्रॉक्सी है। इसका काम है कि आप रिक्वेस्ट कर दें और ये आपकी रिक्वेस्ट का बंदोबस्त कर देगा, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि डिफरेंट नेम और उनके आईपी एड्रेसेस जो है, यानी देखे ना, जो रूट था उसकी जिम्मेदारी क्या थी, टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स की इंफॉर्मेशन रखना। जो टॉप लेवल डोमेन थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जो अपनी डोमेन है उसमें जितने ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं उनके डीएनएस की इंफॉर्मेशन रखना। और लास्टली जो अथॉरिटेटिव डीएनएस था उसका काम क्या था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका वो डीएनएस है उस ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन्स और जो मशीन है उनके आईपी एड्रेसेस की मैपिंग रखना, बस। लोकल डीएनएस इनमें से कुछ भी नहीं करता। उसका काम ये है कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है उसे सर्व कर दूं और थोड़ी देर के लिए सेव कर दूं अपने ऊपर, ताकि अगर कोई और रिक्वेस्ट को रिपीट करता है तो मैं अपनी लोकल कैश से उसे जवाब दे दूं, मुझे दोबारा से प्रोसीजर रिपीट करना ना पड़े। खैर, तो मूविंग ऑन, अगला पार्ट है कि जो आपका लोकल डीएनएस होता है वो रिजॉल्व कैसे करता है किसी डीएनएस नेम को। लेट सपोज आपका एक होस्ट है, वो gaia.cs.umass.edu को एक्सेस करना चाहता है। तो एक सोल्यूशन है आइटरेटिव, यानी वो लोकल डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे gaia.cs.umass.edu का आईपी एड्रेस दो। लोकल डीएनएस जो है वो रूट को एक्सेस करेगा और रूट को कहेगा कि .edu डोमेन जो है उस डोमेन का मुझे डीएनएस जो है उसका आईपी एड्रेस दो। वो जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो अब वो फॉरवर्ड करेगा, उस डीएनएस को रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि यार .edu में जो .umass डोमेन है तो यूमैस के अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दो और वो मिल जाएगा। फिर लोकल डीएनएस इस अथॉरिटेटिव सर्वर को एक्सेस करेगा और कहेगा कि यार तुम्हारी डोमेन में एक वेब सर्वर है जिसका नाम है dns.cs, मुझे सॉरी ओहो, उससे कहेगा कि तुम्हारी डोमेन में एक gaia.cs का सर्वर है, मुझे उस सर्वर का आईपी एड्रेस रिटर्न करो और वो मिल जाएगा। तो जैसे ही ये फाइनल आईपी एड्रेस मिलेगा, लोकल डीएनएस रिक्वेस्टिंग होस्ट को रिटर्न कर देगी। अब रिक्वेस्टिंग होस्ट ने जितनी कम्युनिकेशन करनी है इस नोड के साथ वो उस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए कर लेगी, ठीक है। पर ये जो अप्रोच थी ये इटरेटिव थी। एज अपोज टू दैट एक रिकर्सिव अप्रोच होती है। रिकर्सिव में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो लोकल डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजते हैं, लोकल डीएनएस जो है वो रिक्वेस्ट रूट को भेजेगा। अब रिक्वेस्ट की जिम्मेदारी होगी कि फाइनल जवाब दे, सॉरी रूट की जिम्मेदारी होगी कि वो फाइनल जवाब का बंदोबस्त करे। तो रूट जो है वो टीएलडी को भेज देगा। अब इसकी जिम्मेदारी है कि फाइनल आईपी एड्रेस का बंदोबस्त करे। वो अथॉरिटेटिव को भेज देगा। अब अथॉरिटेटिव की जिम्मेदारी है, अथॉरिटेटिव gaia.cms का आईपी एड्रेस इसके पास पड़ा होगा, तो ये उस आईपी एड्रेस को वापस करेगा, टीएलडी को कहेगा कि यार ये आईपी एड्रेस है, ये भेज दो।
TLD रूट को कहेगा क्या तुमने जो क्वेरी भेजी थी उसकी रिस्पॉन्स ये है। रूट जो है लोकल DNS को कहेगा कि तुम्हारी क्वेरी का जवाब ये है, और लोकल DNS जो है वो क्लाइंट को कह देगा कि तुमने जो IP एड्रेस मांगा था वो ये है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जितना लोड है वो सारे का सारा लोड जो है आप अगली वाली नोड के ऊपर डाल रहे हैं। यानी क्लाइंट जो है लोकल DNS पे सारा मलबा डाल रहा है, लोकल DNS सारा मलबा रूट पे डाल रहा है, रूट जो है सारा मलबा TLD पे डाल रहा है। मसला क्या होगा कि अगर सारी दुनिया की रिक्वेस्ट रूट को आनी शुरू हो जाए, अब उन सारी रिक्वेस्ट को सर्व करना शुरू हो जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिकर्सिव क्वेरी का तरीका है और उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, अगला पॉइंट है DNS कैशिंग का। तो द थिंग इज कि एक दफा DNS पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे पहले अपनी कैश को ढूंढता है कि कैश में उसका जवाब पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर पड़ा हुआ है तो जवाब दे देगा, वरना फिर ओरिजिनल सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के वो बंदोबस्त करेगा। ठीक है, खैर, तो एक दफा जब उसे जवाब मिल जाता है तो अब वो DNS क्या करता है, वो जवाब को कैश कर लेता है यानी सेव कर देता है, और साथ ही उसका एक टाइम टू लिव रख लेगा, विच मीन्स कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो एंट्री रहेगी। उस टाइम के बाद अगर किसी ने उस टाइम पीरियड में रिक्वेस्ट नहीं किया तो वो एंट्री रिन्यू नहीं होगी, एक्सपायर कर जाएगी और आपके सर्वर में से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, पहली चीज तो ये है कि कैशिंग का फायदा क्या है। कैशिंग का फायदा ये है कि लेट्स सपोज आप UMT में बैठ के किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं www.yahoo.com, तो पहली दफा तो रूट DNS एक्सेस होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक दफा रूट ने UMT को बता दिया कि .com DNS सर्वर का IP एड्रेस क्या है, तो अब वो कैश में पड़ा हुआ है। अब UMT में जो भी एक्सेस करेगा वो उसकी रिक्वेस्ट रूट को नहीं जाएगी, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि com DNS सर्वर का IP एड्रेस क्या है। और सेम गोज फॉर अदर डोमेन्स। तो बेसिकली होता क्या है कि एक दफा कॉम को किसी ने एक्सेस कर लिया है, अब बाकी सारे जो है वो लोकल DNS से कॉम को एक्सेस करेंगे, बार बार उन्हें टॉप लेवल जो रूट है उसको एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, आपके रूट पे लोड जो है वो सेव हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। अगला पॉइंट है कि टाइम टू लिव का क्या फायदा है। तो टाइम टू लिव का बेसिकली फायदा होता है कि आपने यूजली क्या होता है कि आपके डोमेन जो है किसी एक मशीन के ऊपर रिजाइड करती है। अब अगर आप उस मशीन से माइग्रेट करके किसी और मशीन पे एंटिटी को ले जाते हैं तो उसका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अगर DNS में टाइम टू लिव ना होता तो क्या होना था कि सारी जिंदगी जो है पुराना वाला IP एड्रेस ही रहता। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि DNS TTL एक्सपायर करता है, तो अब क्या होगा कि जैसे एक्सपायर करेगा वो उस IP एड्रेस को रिमूव कर देगा उस एंट्री को, और दोबारा से प्रोसीजर रिपीट करेगा कि ये जो एंटिटी है इसका नाम है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस क्या है, ताकि आपका जो DNS सर्वर है उसमें हर वक्त एक अपडेटेड कॉपी हो। जस्ट एक्सपायर करने से अपडेट होने तक कुछ टाइम पीरियड होता है, उस वक्त में आपके पास दुनिया में लोग जो है पुराने वाले IP एड्रेस को ही एक्सेस कर रहे होंगे, और विच इज फाइन कि ये इतना छोटा होता है कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि DNS की जो हमने बात की है, तो DNS रिकॉर्ड जो है एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। तो DNS रिकॉर्ड का फॉर्मेट ये होता है नेम, वैल्यू, टाइप और टाइम टू लिव। टाइम टू लिव हमने बात कर ली है, इसे आप इग्नोर कर दें, इस पर फर्दर बात नहीं होगी। और बाय द वे जो DNS का एक रिकॉर्ड होता है उसका नाम, उसे आप रिसोर्स रिकॉर्ड या RR भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी आपके सर्वर में मल्टीपल रिसोर्स रिकॉर्ड पड़े होते हैं। ओके, तो पहली जो टाइप ऑफ एंट्री होती है वो टाइप A होती है, उसमें नाम जो है वो होस्ट नेम होता है, जो भी होस्ट नेम है, और वैल्यू में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस होता है। इस पे दोबारा आता है। अगली टाइप ऑफ एंट्री नेम है, NS है, सॉरी। NS में क्या होता है कि नेम में आपने डोमेन स्पेसिफाई कर दी यानी foo.com, और वैल्यू में जो है उस डोमेन का कॉरेस्पॉन्डिंग जो अथॉरिटेटिव DNS सर्वर है
उसका नाम होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर डोमेन foo.com है तो वैल्यू होगी dns.foo.com। पर अब सवाल ये आते हैं कि dns.foo.com का आईपी एड्रेस आपको कैसे पता लगेगा? तो वो आपको पता लगेगा टाइप ए रिकॉर्ड से, कि नेम के अंदर लिखा होगा dns.foo.com और वैल्यू के अंदर उस डीएनएस का कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एनएस और ए जो है ये बहुत जरूरी है, इनमें आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अगली चीज है, अगली टाइप है टाइप सी नेम। तो ये बेसिकली नेम बताएगा आपका जो डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल ibm.com, और वैल्यू में पड़ा होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल कैनोनिकल या रियल नेम है। यानी आपने तो www.ibm.com लिख दिया, पर इट इज पॉसिबल कि ये किसी भी मशीन का नाम नहीं था। एक्चुअल नाम जो था वो servereast.backup2.ibm.com था, या एक्चुअल नाम southasia.backup2.ibm.com था। तो बेसिकली सी नेम रिकॉर्ड जो है वो आपको बताता है कि आपने जो नाम स्पेसिफाई किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल मशीन का नाम क्या है, और उस एक्चुअल नाम का अगर आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो वो फिर वंस अगेन आपको टाइप ए रिकॉर्ड सर्च करना पड़ेगा उस नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग। और आखिरी एमएक्स होता है जो कि उस डोमेन से कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल सर्वर जो है उसका नाम बताता है। नाम, उस नाम का कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस वंस अगेन आपको टाइप ए रिकॉर्ड से मिलेगा। ये पॉइंट आपको भी क्लियर होगा। लेट सपोज आपने एक डीएनएस सर्वर में, एक कंपनी है, एक नई कंपनी है, उसका नाम नेटवर्क यूटोपिया है, वो डीएनएस सर्वर में अपनी एंट्री मेक करना चाहती है। तो ये कंपनी जाती है डीएनएस रजिस्ट्रार के पास और कहती है कि यार मुझे एक डोमेन दो, उसका नाम है होना चाहिए networkutopia.com, और मेक श्योर कि दुनिया के सारे राउटर्स को, सारी मशीनों को पता हो कि इस आईपी एड्रेस तक कैसे पहुंचना है, इस डोमेन तक कैसे पहुंचना है। ऑलराइट, तो अब होगा क्या? नंबर वन, जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को बताएगी कि मेरा नाम क्या है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का नाम, और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, और बाय द वे इट इज पॉसिबल कि ये एक सर्वर ना हो, इट इज पॉसिबल कि एक प्राइमरी सर्वर हो और एक बैकअप सर्वर हो, कि प्राइमरी अगर फेल हो गया तो बैकअप पे आप फॉल बैक कर सकें, या लोड बैलेंसिंग करनी है फॉर एग्जांपल। ऑलराइट, अब क्या होता है, जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा? रजिस्ट्रार जो है वो टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि जो .com का सर्वर है, और उसे कहेगा कि यार जो तुम्हारा डीएनएस सर्वर है उसमें दो एंट्रीज कर दो। एंट्री नंबर वन, डोमेन नेम networkutopia.com, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी डीएनएस सर्वर का नाम तो dns1.networkutopia.com, और इस रिकॉर्ड का टाइप जो है वो एनएस है, जो कि हमने यहां पे देखी थी कि नेम और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। दूसरी जो एंट्री होगी उसकी टाइप ए होगी, और वो बेसिकली बताएगा .com के टीएलडी सर्वर को कि जो dns1.networkutopia.com सर्वर है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है। बस ये इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन होगी, अब पूरी दुनिया से इस वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी होगा क्या, आपका कोई भी दुनिया से क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है networkutopia.com को, तो वो .com के टीएलडी सर्वर को एक्सेस करेगा, उसे कहेगा कि यार डीएनएस जो नेटवर्क यूटोपिया का डीएनएस है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मुझे बता दो। वो आईपी एड्रेस जैसे पता लगेगा तो अब क्लाइंट उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजेगा और कहेगा कि यार ये मशीन है तुम्हारे नेटवर्क पे, उसका नाम ये है, मुझे उसका आईपी एड्रेस बता दो। फॉर एग्जांपल www.networkutopia.com या फॉर एग्जांपल lms.networkutopia.com। तो अब वो डीएनएस सर्वर जो है वो बताएगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग www वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, और वो आपको रिटर्न कर देगा और आप उस पर अपनी कम्युनिकेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो रहा है कि रजिस्ट्रार एंड पे क्या हुआ है। नेटवर्क यूटोपिया जो कंपनी है वो अपने एंड पे क्या करेगी कि ये सारे एंट्री करवाने के बाद, रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देने के बाद
तो क्या करेगी, अपने नेटवर्क पे एक डीएनएस सर्वर बनाएगी, उसका नाम होगा dns1.networkutopia.com और उसका आईपी एड्रेस ये होगा, ठीक है। अब वो इस सर्वर में एंट्रीज मेक करेगी, टाइप ए रिकॉर्ड एंट्रीज, किस चीज की, जो वेब सर्वर है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका नाम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, जो एलएमएस सर्वर है उसका नाम और कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, जो एफटीपी सर्वर है उसका नाम और कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है। तो ये सारी एंट्री जो है वो डीएनएस में हो जाएगी और उसकी टाइप ए होगी। उसके अलावा एक और एंट्री होगी, उसकी टाइप एमएक्स होगी, और उससे बेसिकली networkutopia.com का जो ईमेल सर्वर है उसका आईपी एड्रेस आप लिख देंगे, यानी ईमेल सर्वर का नाम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली एक किसी भी कंपनी को लॉन्च करते हैं ओवर द इंटरनेट। यानी आप कल को कोई वेबसाइट बनाते हैं तो या तो आप ये काम खुद कर रहे होंगे या आप अपने आईएसपी को कहेंगे और वो ये काम आपके लिए कर देगा, ठीक है, पर हो यही रहा होता है, ठीक है। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड नेमिंग एंड डीएनएस। आखिरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग का है। ऑलराइट क्लास, तो अभी तक जो हमने नेमिंग की बात की थी, चाहे वो फ्लैट नेमिंग हो, चाहे वो हायरार्किकल या स्ट्रक्चर्ड नेमिंग हो, तो उसमें जब भी आपने कोई चीज सर्च करनी होती थी तो वो सर्च एग्जैक्ट नेम पे होता था, यानी पूरे का पूरा पाथ फॉलो होगा अगर स्ट्रक्चर्ड है, और अगर फ्लैट है तो इन दैट के जो पूरे का पूरा नाम था एग्जैक्ट उसके ऊपर सर्चिंग होती थी, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि हमने अभी तक जितनी भी नेम्स बताए हैं, अगर उस एंटिटी को आपने सर्च करना है तो आपको वो पूरा नाम देना पड़ेगा। अगर फ्लैट है तो वो सिर्फ नाम ही होगा, अगर स्ट्रक्चर्ड है तो नाम के साथ साथ पूरा एक पाथ भी होगा, वो भी पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इन सम केसेस आप एग्जैक्ट मैच नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि स्पेसिफाई कर दें कि ये इंफॉर्मेशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सी एंटिटीज मैच करती हैं, मुझे सिर्फ उन एंटिटीज के बारे में बता दो, ठीक है। तो अभी तक जो हमने अप्रोचेस की थी उसमें ये हम अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग करनी पड़ती है। एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग जिसका एक एग्जांपल है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये स्केलेबल सर्चिंग होती है। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ सर्च करना है तो आप उस सर्च को एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड नेमिंग के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। यानी शादी करवाने का क्या मतलब है, पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लें, आगे हम एक एग्जांपल करते हैं। यानी लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है जिसका नाम ज़ेफायर है, और एक और एंटिटी है जिसका नाम स्टार है। ये एंटिटी कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, ये एंटिटी कोई सर्वर भी हो सकता है, ये एंटिटी कुछ भी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। अब ये एंटिटी जो है इसके बारे में प्रॉपर्टीज क्या है, यानी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एंटिटी जिस कंट्री में एग्जिस्ट करती है वो कंट्री नेदरलैंड है। ये एंटिटी नेदरलैंड की जिस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है उसका नाम वीयू यूनिवर्सिटी है। ये एंटिटीज वीयू यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यानी तो वो डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। ये एंटिटीज कंप्यूटर साइंस के जिस सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं उस सर्वर का नाम मेन सर्वर है, और मेन सर्वर में ये दोनों होस्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक होस्ट का नाम ज़ेफायर है, एक होस्ट का नाम स्टार है। तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि एक पाथ है, और पाथ किस बेसिस में बना हुआ है, तो पाथ उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज में बना हुआ है, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। यानी ज़ेफायर होस्ट जो है अगर नेदरलैंड की बजाय पाकिस्तान में होता तो वो इस पाथ पे एग्जिस्ट ना करता, उसके लिए एक और नोड होती जिसका नाम पाकिस्तान होता। पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, फॉर एग्जांपल यूएमटी, यूएमटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई डिपार्टमेंट होता कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में सर्वर होता मेन सर्वर, मेन सर्वर में वो डॉक्यूमेंट पड़ी होती है या वो सर्वर पड़ा होता है या जो भी एंटिटी है पड़ी होती है।
ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका अब जो नाम है पूरे का पूरा वो एक्चुअली एक सर्च पाथ है जो कि उस प्रॉपर्टीज की बेसिस पे बना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो आ जाती है, अब डिटेल में जाए तो एक चीज आ जाती है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन बेस। ये बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टरीज, ठीक है, जो कि आपकी LDAP सर्विस या लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल की पूरी सर्विस में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज है ईच रिकॉर्ड इज यूनिकली नेम्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ नेमिंग एट्रीब्यूट्स। हमने अभी बात की थी कि ये जितनी डायरेक्टरीज हैं इनका एक नाम होता है और वो नाम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं किसी प्रॉपर्टी से। और तीसरी बात है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री, कि आपका जो भी ट्री बन रहा है, ठीक है, आप इस ट्री में अगर कोई भी पाथ फॉलो करेंगे तो आप एक्चुअली उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं या उन प्रॉपर्टीज को सर्च कर रहे हैं। इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो लेट सपोज हमारी सर्च ये है कि कंट्री शुड बी नेदरलैंड, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी VU यूनिवर्सिटी, जो डिपार्टमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, स्टार हमने स्पेसिफाई किया है। और जो आपका कॉमन नेम है जो सर्वर है उसका नाम मेन सर्वर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिकली आप इस चीज पे सर्च करना चाह रहे हैं तो आपकी सर्च प्रोसीड कैसे करेगी? यानी आप जो है शुरू करेंगे नेदरलैंड से। नेदरलैंड में आप ढूंढेंगे कि मल्टीपल जो आपकी एंटिटीज हैं उनमें से जो अगली सब डायरेक्टरी है विच इज VU यूनिवर्सिटी, उस पर आ जाओ। VU यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी VU यूनिवर्सिटी, ये VU यूनिवर्सिटी है। उसमें आप देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट है वो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे SCD हो, चाहे SCC हो, चाहे SEN हो, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप बस इंटरेस्टेड हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर एक सर्वर है जिसका नाम मेन सर्वर है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो बाकी लेट सपोज एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेट सपोज कंप्यूटर साइंस ही एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर मेन सर्वर एग्जिस्ट करता है, तो आपकी सर्च जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने फर्दर कुछ नहीं स्पेसिफाई, सॉरी आई एम सॉरी, ये मेन सर्वर है, इससे आप आगे आए हैं। आगे जो है आपने स्पेसिफाई नहीं किया, हाँ सॉरी यार क्लास, एक मिनट, ये कंट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में ये मेन सर्वर है, और मेन सर्वर के अंदर आपने होस्ट नेम स्पेसिफाई कर दिया है कि इसके अंदर होस्ट नेम जो भी हो रिटर्न कर दो। तो वो होस्ट नेम जो है ज़ेफायर भी है और वो होस्ट नेम स्टार भी है। तो बेसिकली आपकी जो सर्च थी एट्रीब्यूट नेमिंग का, बेस नेमिंग का फायदा क्या हुआ है कि आप ये पाथ फॉलो करते करते गए और इस आखिरी डायरेक्टरी में जितनी नोड एंटिटीज थी वो आपको मिल गई। और वो एंटिटी कौन कौन सी थी? एक स्टार है, एक ज़ेफायर है। तो आपको पता लग गया कि स्टार और ज़ेफायर ऐसी एंटिटीज हैं जो कि मेल सर्वर पे लाया करती हैं, जो कि VU यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, और VU यूनिवर्सिटी जो है नेदरलैंड का हिस्सा है। तो आपकी सर्च जो है यहाँ पे आके इख्तिताम पे पहुंच जाएगी। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार एक ERP सर्वर है जो कि UMT का है, अब आप क्या करेंगे? तो अब आपकी सर्च को इस तरह की होगी, कंट्री पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन UMT, डिपार्टमेंट नेटवर्क फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मेन सर्वर, और उसके अंदर ERP आपकी एंटिटी हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो ये एट्रीब्यूट नेम बेस्ड नेमिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर आपने रादर देन पूरे का पूरा नाम सर्च करने कि आप उसकी प्रॉपर्टीज पे सर्च करना चाहते हैं, तो एट्रीब्यूट बेस्ड नेमिंग आपको उसकी इजाजत देती है, उसमें आपको हेल्प करती है। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन।